जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ नंबर पसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच 2016। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपको एसआई वैकेंसी 2025 जो है के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। मैंने अपना जो वीडियो बनाया था पहले, उसमें मैंने आपको आईबी के बारे में डिटेल में नॉलेज दिया था और उसका पूरा कि भैया इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, किस किस तरह से इसकी कार्यशैली रहती है, वो डिटेल में बताया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर भी होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, आपको आरएसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आरएसी होती क्या है, राइट? इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसका गठन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में इसके गठन होता है और वर्तमान में इसकी क्या भूमिका है, आज ये किस तरह से कार्य कर रही है, वर्तमान में कार्य किस तरह से कर रही है, राइट? इसके अलावा जो है, जो अगर मान लो आपका एसआई में सिलेक्शन होता है और आपको आरएसी मिल जाता है, राइट? तो क्या आपको हम पुलिस अधिकारी कह सकते हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आरएसी का अधिकारी होता है, क्या उसको हम एक पुलिस अधिकारी कह सकते हैं? क्या वो एक पुलिस अधिकारी है? उसको भी हम यहाँ इस वीडियो में क्लियर में डिटेल में करेंगे। देखिए, अगर मान लो आप इंटरव्यू में जाते हो, अगर मान लो आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो, फिजिकल क्लियर कर लेते हो और आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अपनी फर्स्ट चॉइस क्या भरी है। मान लिया आपका आंसर होता है हमने एपी भर दी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप आरएसी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप पुलिस अधिकारी नहीं कहलाते? क्या आप पुलिस अधिकारी नहीं कहलाते क्या? आपने इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी, राइट? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब आपको इसका आंसर बहुत समझदारी से लेना होता है। तो अब हम यहीं पर ये चीज़ देखेंगे, क्या ये भी एक पुलिस अधिकारी है? अच्छा, इनका ये देखिए, एक सब इंस्पेक्टर है हमारे सामने, इनका जो पिक्चर हमारे सामने आप देखे होंगे। ये कैसे पता लग रहा है? ये 2 स्टार से पता लग रहा है, इनके 2 स्टार लगे हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप किसी अधिकारी को कैसे पहचानेंगे कि किस रैंक का अधिकारी है, राइट? इस पे हम डिटेल में वीडियो करेंगे बाद में। लेकिन ये अभी फिलहाल मैं आपको इतना सा कह रहा हूँ कि इनके जो ये 2 स्टार मुझे दिख रहे हैं, इससे मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक सब इंस्पेक्टर है। लेकिन क्या ये आरएसी का सब इंस्पेक्टर है या जो थाने की पुलिस होती है एपी, उसके सब इंस्पेक्टर है? और अगर एपी के हैं तो आरएसी के होते तो वो किस तरह से दिखते हैं, राइट? उनका जो वर्दी का जो पैटर्न है वो किस तरह का होता है, क्या कोई डिफरेंस होता है? तो हम इस बारे में भी इस पूरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरएसी होती क्या है और इसका गठन क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में इसका गठन होता है। क्लियर है? देखिए, आज़ाद होता देश, देश की आज़ादी के बाद से ही जो अपना बॉर्डर का एरिया है, जैसे कि अपना अपने राजस्थान से जुड़ी हुई सीमा को लेकर जो पाकिस्तान के बाद अपना बॉर्डर लगा हुआ है, राइट है? वहाँ क्या इश्यूज तैयार हो गए थे कुछ, जैसे मान लीजिए ये अपना ये जो राजस्थान है अपना ना, तो ये जो बॉर्डर का एरिया था ये वाला, है ना? ये एरिया जो था ना, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो पाकिस्तान की सीमा है, फिर ये पाकिस्तान है। तो इनकी तरफ से यहाँ हमेशा कानून व्यवस्था को गंभीर चुनौती मिल रही थी। कानून व्यवस्था जो थी ना, उसके लिए क्या एक थ्रेट बन चुके थे, गंभीर हो चुकी थी स्थिति यहाँ पर। कारण क्या था? ये लोग अंदर घुसपैठ कर लेते थे एक तो यहाँ पर, क्लियर? दूसरा क्या है, यहाँ से जो है पशु वगैरह जो है ना अपने, तो उस पशुओं की मवेशियों को ये क्या करते थे, लूट लेते थे यहाँ से। इन लोगों को, यहाँ के जो अपने लोकल लोग थे उनसे, उनके साथ क्या लूट-पाट कर लेते थे, कभी डकैती कर लेते थे। अब अगर लूट-पाट की घटना है, डकैती की घटना है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ की जो लोकल पुलिस है, उसके समक्ष मुकदमे दर्ज होंगे इस बारे में, जो आईपीसी की धारा है उसी में, राइट? तो एक लॉ एंड ऑर्डर को, एक सिचुएशन को थ्रेट था, सीमा पर निगरानी रखनी थी, सीमा सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी हो गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, सीमा सुरक्षा को देखते हुए और इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट देखते हुए और ये डकैती जैसी घटनाएँ हो रही थी, इनको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 1952 में, कब 1952 में एक विशेष बल का गठन किया है। क्या किया? एक विशेष बल का गठन किया। और इसके क्या मोटिव थे? 2 उद्देश्य क्या थे? एक तो सीमा पर क्या करना, सीमा पर इनकी तैनाती की जाएगी, ताकि जो जो गंभीर स्थिति बनी हुई है बार-बार घुसपैठ होने की या अंदर आके हमारी चीज़ों की लूट-पाट करने की, एक तो उस पे लगाम लगाई जा सके। दूसरा क्या है, यहाँ की जो लोकल या सिविल पुलिस जो होगी ना, सिविल पुलिस जो होगी, उसको भी एक तरह से क्या करेगी, असिस्टेंट करेगी, उसको भी एक तरह से क्या करेगी, सहायता करेगी। मतलब उसके कार्य में भी सहायता करेगी। जैसे मान लो कहीं लूट-पाट हो गई या कहीं डकैती हो गई, है ना? तो सीमा पर तो ये तैनात है ही, इसके अलावा अब ये जो डकैत लोग थे, इनको पकड़ना भी तो पड़ेगा, राइट? तो वो एक नेटवर्क पूरा सपोर्ट में रहेगा। या फिर मान लो इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ना है, मान लो डकैती की घटना को तोड़ना है पूरी तरह से, तो क्या करेगी? ये यहाँ पे इनके अधिकारी, इनके जो सिपाही है, वो क्या है, तैनात रहेंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं को क्या है, रोका जा सके। क्लियर है? तो इसी उद्देश्य को देखते हुए 1952 में एक विशेष बल का गठन होता है, जिनका उद्देश्य सीमा तैनाती और सिविल पुलिस को सहायता करना है। और यही आपका जो विशेष बल है ना, ये आरएसी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, राजस्थान सशस्त्र सशस्त्र कांस्टेबलरी, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसका जो गठन हुआ ना, ये किस आधार पे हुआ है? एक एक्ट बना हुआ था, आरएसी एक्ट, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1950। ये एक्ट बना हुआ था, इसी के आधार पर 1952 में इस विशेष बल का गठन हुआ जो आरएसी कहलाया। क्लियर है? तो अपन ने सबसे पहले इस चीज को जाना है कि इसका गठन क्यों हुआ
किन परिस्थितियों में हुआ और किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या आरएसी के अधिकारी जो है वो एक पुलिस अधिकारी है? वही जो आरएसी के अधिकारी है ना, क्या वो पुलिस अधिकारी है? तो देखिए ये जो एक्ट है ना, आरएसी एक्ट 1950, उसका एक सेक्शन है जो ये कहती है कि जो आरएसी के जो भी सदस्य होंगे वो सब कौन होंगे? पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे। मतलब इसके आरएसी एक्ट जो है आपका, आरएसी एक्ट 1950 जो है, इसकी एक धारा है, धारा 5, वो ये कहती है कि आरएसी के जो सदस्य है ना, आरएसी के जो भी सदस्य है वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब पुलिस अधिकारी कहलाएंगे। मतलब वो जो क्या है, पुलिस ऑफिसर्स है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन शुरू में कहा था कि क्या आरएसी के अधिकारी पुलिस अधिकारी है? तो डेफिनेटली आप इसका जवाब देंगे यस, आरएसी के अधिकारी पुलिस अधिकारी है। और किस अकॉर्डिंग है? धारा 5 के अकॉर्डिंग है। आरएसी एक्ट की धारा जो है 5, वो ये कहती है कि आरएसी के अधिकारी सारे क्या है, पुलिस अधिकारी है। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं बेसिक चीज में एक बार। देखिए आपके सामने एक पिक्चर ये है ना, मैंने ये कहा कि ये सब इंस्पेक्टर है क्योंकि इनके यहाँ मुझे 2 स्टार दिख रहे हैं ना, तो ये एक ऐसा ही है। अगर मान लो आपका सिलेक्शन होता है तो आपका भी वर्दी का पैटर्न है वो यही रहेगा। लेकिन क्या ये आरएसी के अधिकारी है या जो थानों की जो पुलिस होती है उनके अधिकारी है? और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वर्दी में? देखिए मैं आपको एक पहले तो इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये एक आरएसी के ऑफिसर है, क्लियर है, एक आरएसी का अधिकारी, और ये मेरे साथी बैचमेट है, ये अभी ये जो प्लाटून कमांडर लगे हुए हैं, क्लियर है। अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसा ही है, इनको प्लाटून कमांडर क्यों कह रहे हैं, उस पर भी अपन आगे बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, आप देखेंगे ये जो होती है पी कैप है, इसको क्या कहा जाता है, पी कैप कहा जाता है। तो ये चाहे थाने की पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर हो या आरएसी की पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए ये पी कैप लागू है। ये कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है, हेड कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है। हाँ ये ऐसा ही जो होते हैं आपके, चाहे थानों पे ऐसा ही है उनके लिए, और ऐसा ही से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए इस तरह से पी कैप लागू है। अब देखिए ये जो स्टार है, अब चाहे आरएसी के अधिकारी हो सब इंस्पेक्टर या फिर एपी के सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए ये 2 स्टार ही लगेंगे। अगर आप आरएसी में जाते हो तब भी 2 स्टार ही लगेंगे। नेम प्लेट आपका जो रहेगा, सामान्य एक सिस्टम है, ये नेम प्लेट लगेगी। अच्छा ये शूज देखिए आप, ये रेड शूज है, ये वर्दी का पार्ट है। और ये एसआई से लेकर एसआई और उसके ऊपर के जितने भी अधिकारी उन सबके लिए शूज किस तरह के होंगे, रेड शूज ही होंगे, इस तरह के शूज होंगे। लेकिन अगर कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल है तो उनके लिए रेड शूज नहीं होते। आप देखेंगे आप उनकी वर्दी यूनिफॉर्म जब देखेंगे तो देखेंगे ब्लैक शूज होते हैं उनके लिए। तो ये रेड शूज किसके लागू है, सिर्फ जो 1 स्टार और 2 स्टार जो है उसके ऊपर और वही लोगों के लिए लागू है। अगर आप ऐसा ही लगते हो तो आपके लिए रेड शूज लागू होंगे, 2 स्टार लागू होंगे, पी कैप आपके लिए लागू है। अच्छा सामान्य तौर आप थानों में देखते हो तो वो अलग टाइप की कैप होती है ना। ये देखो विशेष अवसरों पर आप पहनते हो। विशेष अवसर जब होता है ना, कोई 15 अगस्त है, 24 जनवरी है, या कोई त्योहार है, या कोई बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी से आप मिलने जा रहे हो किसी विशेष चीज़ के लिए, तो सामान्य तौर पर आप या फिर आपके उच्च अधिकारी आपकी मीटिंग लेते हैं, है ना, तब आप इस तरह की कैप जनरली पहनते हैं। अच्छा ये चीज़ होगी वर्दी में। तो फिर चेंज डिफरेंस क्या है दोनों की वर्दी में? एक चीज़ का डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। वर्दी के अकॉर्डिंग बात करें ना, कार्यशैली में तो डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं भाई वर्दी में किस तरह का चेंजेस है ना दोनों के। वो पिक्चर हमने हटा दी, अपने दूसरे में देख रहे हैं। देखिए आप इसको देखिए, मैंने आपसे कहा कि 2 चेंजेस दिखते हैं हमको। एक तो यहाँ पर ये जो बैच लगा है, और एक ऊपर जो यहाँ जो ये रहता है ना, या 2 स्टार के इधर एक लिखा रहता है कि भाई ये किस स्टेट से रिलेटेड है। जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ राजस्थान पुलिस लिखा हुआ है। एक तो ये और एक ये 2 चीज़ चेंज होते हैं। जो आरएसी का अधिकारी होगा ना उसके ये इस तरह का बैच लगेगा यहाँ कंधे में, देखिए आप थोड़ा चेंज दिख रहा है। और एक ये जो आर राजस्थान पुलिस जो लिखा रहता है, यहाँ पर इनके क्या लिखा रहता है, यहाँ जो लिखा रहता है वो लिखा होता है आरएसी, ये लिखा रहता है। तो आप पूरी वर्दी में जो चेंज देखोगे 2 ही तरह का आपको चेंज दिखेगा। एक तो ये वाला जो राजस्थान पुलिस लिखा है इसकी जगह इनके लिखा होगा आरएसी, और ये जो बैच है, ये जो एपी जो थानों की पुलिस है उनके इस तरह सा बैच रहता है ये, और यहाँ पे इनके लिखा होगा ये ऊँट का फोटो रहेगा, और ये इस तरह का बैच लगा रहेगा। अब आप देखेंगे कि ये क्यों लगा है। मैंने आपको बताया कि इसका गठन जब 1952 में होता है, तो इसको क्या है, सीमा पर तैनाती की गई एक तो इसकी। तो देखो रेतीला इलाका है पूरा ना, तो रेतीला इलाका है, तो इनकी जो निगरानी या ये जो तैनाती करते थे ना, ये ऊँटों पर बैठकर ही सवारी करते थे वहाँ, ऊँटों का यूज़ होता था ना। अब देखो उसके बाद से आज दिन तक, हालाँकि इनका वर्क प्रोफाइल चेंज हो गया। पहले वहाँ सीमाओं पर बॉर्डर पर ये तैनाती दे रहे थे, आज तो ये पूरे राजस्थान में कहीं पे भी ड्यूटी में जा सकते हैं, आउट ऑफ राजस्थान भी जा सकते हैं, है ना, ऑल इंडिया ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। आज तो ये सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद वो जो लोगो उस समय जो चल रहा है वो आज भी चल रहा है। मतलब पैटर्न ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो चुका है हालाँकि, लेकिन फिर भी वो जो लोगो उस समय जो आया था, जनरेट हुआ था, वो आज भी चल रहा है, और इनको आरएसी कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ और है, जब ये सब इंस्पेक्टर आप इसमें लगते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एजीसीआई 3 स्टार, और उसके बाद आप लगते हो डिप्टी एसपी। तो जब डीवाई एसपी के पद पर आप जाते हो, मतलब एक प्रमोशन ये सीआई बनेगा, और दूसरा प्रमोशन जब आपका होता है तो आपके पीछे फिर आरपीएस लग जाता है। क्या लग जाता है? आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस। तो जब आप आरपीएस लग जाएगा ना, फिर आपकी पोस्टिंग जो है वो आरएसी के जो ये स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको, उसके अलावा आप थानों में भी लगोगे, और 2-3 थानों को मिला के जो एक सीओ सर्कल होता है, तो वो आप सीओ भी लगोगे। मतलब आरएसी में प्रमोशन के बाद जब आप
डिप्टी स्तर के अधिकारी बन जाते हो तो आप राजस्थान पुलिस में कहीं भी एज ए डिप्टी लग सकते हो। क्लियर है? तो ये एक चीज़ है जो बताने लायक थी। अच्छा, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। हमने ये देख लिया कि भाई इनका गठन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी थी और इनका ये जो लोगो है वर्दी में जो थोड़ा सा चेंज है वो किस कारण से है। एक तो अपने जो एपी जो थाने की पुलिस है उसको एपी लिखा, राजस्थान पुलिस लिखा रहेगा, उनके आरएसी लिखा रहेगा, और जो साइन है वो क्या है इनके ऊँट, और वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। राइट, अब हम बात करते हैं, देखिए इसके अलावा अब जो आरएसी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है पूरा, हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि भाई ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक बार मैं इसको जरा हटा ही देता हूँ। राइट, ये हमें जरूरत भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि आरएसी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है पूरा, इसकी जो संरचना देखिए। देखो, आरएसी में जो टॉप का अधिकारी होता है ना, वो एडीजी स्तर का होता है। एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जनरल ऑफ पुलिस। आपको मैं बता दूं, जो आपके राजस्थान के जो पुलिस के जो मुखिया हैं, जो जो बॉस कहे जाते हैं, वो डीआईजी डीजी कहा जाता है, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये उनसे जस्ट एक रैंक नीचे है, एडीजी। तो एडीजी रैंक के अधिकारी जो होंगे वो पूरे स्टेट में आरएसी के हेड होंगे। अब क्या होता है, ये जो आरएसी में क्या होती है, बटालियंस होती है। क्या होती है? बटालियंस, बटालियन होती है। ये बटालियन फिर डिवाइड होती है कंपनी में। राइट, और ये कंपनी डिवाइड होती है प्लाटून में। ये पूरा एक तरह का एक इनका सिस्टम रहता है। इस तरह से ये वर्क चलता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये जो बटालियन है ना, देखिए उस समय जब पहली बार ये मैंने बताया कि आरएसी का जब गठन हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम जब आरएसी का गठन हुआ ना, तो क्या था कि ये जो 5 बटालियन जो पहली बार जो, अच्छा इनका मुख्यालय जो फर्स्ट मुख्यालय जो बना था इनका आरएसी का, वो भरतपुर था। कहाँ पर था? भरतपुर। और 5 बटालियंस को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। क्लियर है? इनको ट्रेनिंग कराई गई थी। तो उस समय से लेकर अब तक में लगभग 18 बटालियंस हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? लगभग 18 बटालियंस हो चुकी है। क्लियर है? आप इसमें देखेंगे तो 1 से लेकर 14 तक तो प्रॉपर आरएसी की बटालियंस ही है। उसके बाद महाराणा प्रताप बटालियंस भी है। उसके बाद एक हाड़ी रानी बटालियन है जो महिलाओं से रिलेटेड है पूरी तरह से, और एमबीसी की बटालियंस भी है। एक तो जो प्रथम बटालियन वो खेरवाड़ा है, और एक जो है वो बांसवाड़ा है। राइट, तो देखिए 14 तो यही होगी और 4 ये हो गई, तो लगभग 18 बटालियंस अभी वर्तमान में है। तो ये जो बटालियंस है ना, अच्छा बटालियंस फिर 2 तरह की होती है। आपको एक बार मैं बता दूँ इसके बारे में, 2 तरह से होती है। एक तो वो बटालियन होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर बटालियन। क्या बोलेंगे? रेगुलर बटालियंस। और एक होती है इंडिया रिजर्व बटालियन या इंडियन रिजर्व बटालियन। क्या बोलेंगे उनको? इंडियन रिजर्व बटालियन। क्या बोलते हैं उसको? इंडियन या इंडिया रिजर्व बटालियन। क्लियर है? देखो सेम ही है दोनों, एक छोटा सा फर्क है दोनों में। देखो इन दोनों का काम जो है, कहीं पे भी आवश्यकता पड़ने पर अपने प्लाटून को या कंपनी को भेजना होता है। राइट, तो जो रेगुलर बटालियन है पूरे राज्य में है, पूरे राज्य में कहीं भी कानून में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है और बात जरूरत पड़ती है तो ये अपनी ड्यूटी देने जाएंगे। क्लियर है? रेगुलर बटालियन जाएगी। इसके अलावा अगर चुनाव चल रहे हैं, और ना सिर्फ राजस्थान बल्कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेट कहीं पे भी, तो ये ड्यूटी देने अपनी जाएगी। लेकिन इंडिया रिजर्व के लिए ये चीज़ है कि ये पूरे राजस्थान में है, राजस्थान में तो अपनी ड्यूटी देगी देगी ना, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन है तो अपनी ड्यूटी देगी। और आउट ऑफ स्टेट भी जाएगी चुनाव के टाइम में, अगर चुनाव का समय है तो ये आउट ऑफ स्टेट भी जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे मान लीजिए कि नागालैंड में, नागालैंड में कोई इशू हो गया है, तनावपूर्ण माहौल है और वहाँ जरूरत है, तो मान लो आरएसी से एक बटालियन मानी गई है, आरएसी ऐसा डिमांड आई है आगे से कि भाई आरएसी से बटालियन भेजी जाए, ऐसी डिमांड है ना। तो अब देखिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी इंडिया रिजर्व को। ये एक बड़ा फर्क है कि अगर जो डिमांड, जितनी डिमांड है, मान लो 3 बटालियन मांगी गई है और 3 बटालियन इंडिया रिजर्व की फ्री है अभी, मतलब जिनको यहाँ से भेजा जा सकता है, अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो तीनों बटालियन किसकी जाएगी? इंडिया रिजर्व की जाएगी, रेगुलर बटालियन नहीं जाएगी। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है, 4 की डिमांड है और हमें यहाँ से जो भेजनी है उसके अलावा और भी आवश्यकता है, तो हम रेगुलर जो बटालियन उसको भी भेजेंगे। मतलब सीधा सा एक बेसिक जो फर्क है वो ये है कि इंडिया रिजर्व बटालियन जो होगी वो आउट ऑफ स्टेट जब जाना होगा तो उनको प्रायोरिटी तौर पर या प्राथमिक तौर पर उन्हें भेजा जाएगा। अगर कमी पड़ेगी तो रेगुलर बटालियन को भेजा जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में विशेष। अभी आप देखेंगे तो सॉरी, अभी आप देखेंगे तो जो इंडिया रिजर्व बटालियन है ना, उसमें अपनी 3 बटालियन ऐसी है जो अभी दिल्ली में पोस्टेड है, इनके जो अपनी ड्यूटी का दे रहा है अभी दिल्ली में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉरी, तो अभी जो इंडिया रिजर्व बटालियन है वो भी, इंडिया रिजर्व की 3 बटालियन है जो भी कहाँ है? दिल्ली में है। तो आपकी 8वीं बटालियन है, एक 11वीं बटालियन है, एक 12वीं बटालियन है। ये जो बटालियन है अभी दिल्ली में अपनी तैनाती दे रही है, वहाँ अपनी ड्यूटी दे रही है। तो ये क्या इंडिया रिजर्व बटालियन, तो जाहिर सी बात है इनको पहले आउट ऑफ स्टेट भेजने की जब बात आएगी तो पहले इनको भेजा जाएगा। अपन देखते हैं कि ये जो कंपनी है, आपने बोला कि इनके सबसे ऊपर क्या रहती है? बटालियन रहती है। ठीक है, तो अपन बटालियन की स्ट्रक्चर देखते हैं एक जरा सा। अपन ये देख लिया सबसे ऊपर का जो अधिकारी रहेगा एडीजी रहेगा। उसके बाद क्या है इनको, उसके बाद इनको क्या है कि 2 भागों में बांट रखा है रेंज में। एक है प्रथम रेंज मतलब फर्स्ट रेंज, और एक है सेकंड रेंज, द्वितीय रेंज, इस तरह से। अब इसमें क्या किया, मैंने आपको बताया कि जब शुरू में बटालियंस 5 थी और अभी वर्तमान में लगभग 18 बटालियंस है। तो क्या कुछ बटालियंस तो इसमें डाल दी फर्स्ट रेंज में और कुछ बटालियन डाल दी सेकंड रेंज में। क्लियर है?
अब ये जो फर्स्ट रेंज है, इसका जो अधिकारी है वो आईजी रेंज का होता है, आईजी रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, क्या बोलेंगे, महानिदेशक। तो इसको बोलेंगे महानिरीक्षक, क्या बोलेंगे, महानिरीक्षक, क्लियर। और इनकी सहायता के लिए एक डीआईजी रैंक का अधिकारी रहेगा। तो इधर सेकंड रेंज है, इसमें भी आईजी रैंक का अधिकारी रहेगा जो इसको हेड ऑफ करेगा, और उनके सहयोग के लिए एक डीआईजी रैंक का अधिकारी रहेगा, क्लियर यहाँ तक। अब क्या होता है, मान लो इसमें 8 से 8 8 बटालियन इधर है, 9 एक बटालियन इधर है, एक इनके अंतर्गत एक रिजर्व है इनके लिए बटालियन, इस तरह से टोटल मान लो 18 बटालियन है। तो अपन एक देख लेते हैं कि जैसे ये 8 बटालियन है, इसमें से एक बटालियन लेके उठाते हैं, अपन देखते हैं। मान लो ये एक बटालियन है, मान लो ये एक बटालियन है पूरी, एक बटालियन जो है ना, इसमें लगभग संख्या कितनी जवानों की होगी, लगभग इसमें 700 से 800 जवान होंगे। कितने होंगे, 700 से 800 जवान होंगे लगभग, कितने, 700 से 800 जवान होंगे। और इसका जो हेड होगा, बटालियन का हेड, उसको हम बोलते हैं कमांडेंट, क्या बोलते हैं, कमांडेंट, कमांडेंट बोलते हैं इसको हम। अच्छा, ये जो कमांडेंट, इसका रैंक क्या है, किस रैंक का अधिकारी है ये, तो ये सीनियर एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी होगा, सीनियर एडिशनल एसपी, एसपी रैंक का अधिकारी होगा, एडिशनल एसपी हो गया और सीनियर होगा वो, इस तरह से। तो इसकी सहायता के लिए डीवाईएसपी रहेंगे, क्लियर। लेकिन अगर ये बटालियन, मान लो मैंने कहा कि ये रेगुलर बटालियन है, कौन सी बटालियन मैंने बताया ना, कुछ रेगुलर्स होती है, कुछ इंडिया रिजर्व होती है। अगर ये रेगुलर बटालियन है तो ये पोस्ट, ये रहेंगे, इनके हेड को कमांडेंट कहेंगे। लेकिन अगर इंडिया रिजर्व बटालियन है, ये इंडिया रिजर्व बटालियन है, तो इसका जो हेड होगा वो भी कमांडेंट ही कहलाएगा। तो जो उसका डेजिग्नेशन है, जो पद नाम है, वो तो वही रहेगा, कमांडेंट। लेकिन किस रैंक का अधिकारी होगा वो आईपीएस रैंक का अधिकारी होगा, मतलब आईपीएस होगा वो, कम से कम आईपीएस होना चाहिए। और उसकी सहायता के लिए फिर 3 एडिशनल एसपी होंगे, जबकि यहाँ सीनियर जो एडिशनल एसपी है वही इसका कमांडेंट है, लेकिन यहाँ प्रॉपर आईपीएस होना चाहिए। हाँ, यहाँ भी आईपीएस को लगाया जा सकता है, क्लियर है, लेकिन अगर एडिशनल एसपी भी लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ आईपीएस रैंक का अधिकारी ही लगाना होता है। ये, और इसमें इंडिया रिजर्व और जो रेगुलर बटालियन उसमें एक फर्क है। और इसकी नफरी कितनी होगी, नफरी मतलब संख्या कितनी होगी, इसमें लगभग सिपाही टोटल जवान मिला के कितने, 700 से 800 इसमें जवान होंगे, क्लियर। अब आप इसमें कहाँ होल्ड करते हैं, अपन इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि इसमें आप कहाँ पर हो, अपन उसको देखने जाएंगे, क्लियर। अभी अब देखिए, अपन ने बटालियन देख लिया, बटालियन का हेड कमांडेंट होगा, ये अपन ने देख लिया। अपन देखने जा रहे हैं कि भाई जो बटालियन है उसमें कंपनी कितनी होती है उसके अंतर्गत, ठीक है, कि भाई कितनी कंपनियाँ होगी जो इसके अंतर्गत होगी। तो देखिए, एक बटालियन अगर है उसमें 600 से 700 लोग हैं या 700 से 800 जन है, तो उनको डिवाइड करेंगे 7 से 8 भागों में। अब ये देख सकते हो कि एक बटालियन में 6 से 7 कंपनी होगी। तो मान लो ये आपकी एक बटालियन है, ये एक बटालियन है पूरी, ठीक है। इसका हेड अपन ने देख लिया, एक कमांडेंट है इसका हेड, जो अब ये रेगुलर बटालियन लेके चल रहा है, तो एडिशनल एसपी अधिकारी इनका हेड है। अब इसके नीचे इसमें 700 से 800 लोग हैं, तो इसके नीचे लगभग अपन ने 6 कंपनियां गठित कर दी, या 7 छोटी छोटी, कितनी कंपनियां, 7 कंपनियां गठित कर दी, ये देखिए, या 6 कर ली मान लो। अब ये जो 6 करेंगे, अब ये 700 से 800 लोग थे ना, वो डिवाइड हो जाएंगे इनमें। तो इनकी नफरी कितनी, मान लो ये लगभग 100, 120, 100 से लेकर 120 के बीच में इनको, इनकी संख्या रहेगी सबकी, क्लियर है। ये जो 700-800 लोग जितने भी थे, जितने, अब देखो पद तो इतने हैं, लेकिन अगर इतने नहीं हो तो उसके अकॉर्डिंग इनमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये कंपनियां हैं, क्या है, कंपनियां, इनको क्या बोलेंगे, कंपनियां। तो आपकी जो बटालियन है वो किसमें बटी हुई है, कंपनियों में। और कितनी कंपनियां, लगभग मान लो 6 भी होती है, 7 भी होती है, जैसे है ना, अलग अलग होती है। जैसे जयपुर में जो बटालियन है अभी, उसमें 9 कंपनियां हैं, है ना, कहीं पे 6 भी है, कहीं पे 5 भी है, तो इस तरह से रहता है, वो संख्या के हिसाब से इन्होंने डिवाइड करा है। अब मान लो इसमें लगभग 100 से लेकर 120, वैसे तो 125-26 होने चाहिए, लेकिन इतनी संख्या नहीं है, तो वो 100 से लेकर 120 अपन एक अनुमानित लेके चलते हैं, एक कंपनी में इतना रहेगा। अब ये कंपनी अपने पास, इसको समझो, ये कंपनी आ गई जिसमें लेकर 100 से लेकर 125 या 120 के बीच में नफरी है या संख्या। इनका जो हेड होगा वो कौन होगा, इसका जो नेतृत्व करेगा वो कंपनी कमांडर करेगा। कौन करेगा, कंपनी कमांडर। ये किस रैंक का अधिकारी होता है, ये सीआई स्तर का अधिकारी होती है, सीआई रैंक का अधिकारी होता है, मतलब 3 स्टार। क्या होता है ये, 3 स्टार होता है। अब इसको क्या बोलेंगे, कंपनी कमांडर, सीसी बोलेंगे। देखो ये जो ना सीआई होना या 3 स्टार, ये तो इसकी रैंक है, क्लियर है। और सीसी, इसको यहाँ पर सीसी कहेंगे, इसका क्या पद नाम है, मतलब इसका डेजिग्नेशन जो है आरएसी में वो किस नाम से है, सीसी के नाम से, तो कंपनी कमांडर के नाम से। ये इनका हेड रहेगा इस कंपनी का, क्लियर। अच्छा, यहाँ जैसे 6 कंपनियां है ना, तो इसमें से ये मान लो 3 कंपनी एक तरफ हो जाएगी और 3 कंपनी एक तरफ हो जाएगी, और इनका एक अधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, एसी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे इनका भी एक एसी रहेगा, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो जैसे ये कंपनी जो है ये इधर से है, तो इसका कंपनी कमांडर तो सीसी हो गया, और इसका एक असिस्टेंट कमांडर भी रहेगा जो 3 कंपनियों के ऊपर है, क्लियर है। अब ये कंपनी में 100 से 125 लोग हैं। अब इस कंपनी को क्या 3 भागों में फिर बांट देंगे। एक कंपनी में कितनी प्लाटून होती है, 3 प्लाटून होती है। कितनी प्लाटून होती है, 3। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाटून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाटून। मतलब अगर कोई भी कंपनी है ना, तो उसकी 3 प्लाटून्स होगी। कितनी होगी, 3 प्लाटून होगी। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें संख्या कितनी, जैसे मान लो यहाँ पर
130 संख्या 120 है, 110 है, जो भी है, मान लो 120 की संख्या टोटल, इसको क्या करेंगे, एक तिहाई कर देंगे और तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो कितने कितने हो जाएंगे, 40-40 हो जाएंगे। 40 संख्या इसमें आ जाएगी और 40 इसमें और 40 इसमें। तो मतलब कहने का मतलब जो प्लाटून होगी, प्लाटून में जो संख्या होगी सिपाही होगी, वो कितनी होगी, जो कंपनी है, कंपनी का एक तिहाई होगी। जितनी भी होगी 120, मान लो 110 होती है तो उसका एक तिहाई कर देते हैं, है ना। 150 होती है, 140 होती है, तो जनरली तो 125-26 रहती है, तो जो भी रहेगी उसको एक तिहाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया, प्लाटून। अब ये जो प्लाटून है आपकी, ये जो प्लाटून है, इस प्लाटून को जो हेड होगा वो रहेगा एक सब इंस्पेक्टर। कौन रहेगा, एक सब इंस्पेक्टर। जिसकी रैंक क्या होगी, सब इंस्पेक्टर रैंक होगी, मतलब 2 स्टार जो है। आप ये जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, ऐसे ही 2025 जो वैकेंसी है, इसमें अगर आपको आरएसी मिलती है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो इसी रैंक के अधिकारी के तौर पर होगी, इसी जगह पे होगी, और आप प्लाटून के हेड होंगे। और आपको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, पीसी कहा जाएगा। आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो किस नाम से होगा, पीसी, मतलब प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर, क्लियर है। तो मतलब आप रैंक सब इंस्पेक्टर है और आप एज ए प्लाटून कमांडर यहाँ पर इसको एक प्लाटून को हेड करेंगे। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए कि भाई आरएसी का गठन कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, किस एक्ट के तहत हुए, और आरएसी के जो अधिकारी है वो एज ए पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे। धारा 5 के अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो इसका, ये क्यों और कैसा है। इसके बाद अपन ने देख लिया कि भाई इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है। आरएसी को जो है 2 रेंज में डिवाइड किया गया है, और जो प्लाटून्स होती है उनको अलग अलग दोनों रेंजों में बांट दिया है। फिर अपन ने बता दिया कि जो प्लाटून होती है वो 2 तरह की है, रेगुलर प्लाटून है और इंडिया रिजर्व प्लाटून है। इंडिया रिजर्व प्लाटून का कार्य किस तरह से विशेष अलग हो जाता है वो देख लिया अपन ने। फिर अपन ने देख लिया कि जो प्लाटून का हेड कौन होता है, कंपनी का हेड कौन होता है, प्लाटून कमांडर जो होता है वो पीसी कौन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लाटून है, अब अपन प्लाटून पे आ गया। ये प्लाटून है, इसकी संख्या मान लो अपन ने देख ली 30 ले ली, 30 से 35 ले लिया, 40 भी जितनी होगी, एक तिहाई मैंने कहा कि आपकी जो कंपनी उसका एक तिहाई संख्या जो है वो किसकी रहेगी, प्लाटून की रहेगी। इसका हेड मैंने बता दिया एक ऐसा ही रहेगा जिसको अपन क्या कहेंगे, पीसी कहेंगे, प्लाटून कमांडर रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसी रैंक पर आएंगे और आप एज ए पीसी रहेंगे। अब देखिए अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है, कि आप जो बटालियंस होती है, जैसे मान लो अपन एक बटालियन ले लेते हैं, एक महाराणा प्रताप बटालियन ले लेते हैं। कौन सी लेते हैं, महाराणा प्रताप बटालियन, है ना। ये एक बटालियन है, महाराणा प्रताप बटालियन, ठीक है। मान लो ये एक बटालियन बड़ी सी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें तो कंपनी भी है, राइट, और उसमें प्लाटून भी है, छोटी छोटी 3 प्लाटून भी रहेंगे इस तरह से, और 6-7 कंपनियां भी रहेगी, ठीक है। अब ये जो प्लाटून है, बटालियन है, ये एक बटालियन है, और इस बटालियन का जो मुख्यालय है वो प्रतापगढ़ है। कहाँ है, प्रतापगढ़। देखो अपन इसको वर्क प्रोफाइल को समझने जा रहे हैं कि इसका काम का पैटर्न किस तरह से रहेगा। ये बटालियन का जो क्या मुख्यालय है, प्रतापगढ़ क्या है, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। अपन ने देख लिया कि ये जो बटालियन, इसमें लगभग 6 कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं अपन, है ना। 6 कंपनियां, कितनी कंपनियां, 6 कंपनियां। अब होता क्या है, जैसे मान लो अगर कहीं जरूरत पड़ गई, मैंने बताया कि ये जो प्लाटून्स है, कंपनी है, इनका क्या काम है। इनका काम हो जाता है, जैसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की अगर गंभीर स्थिति पैदा होती है तो वहाँ अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होती है, राइट। अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता रहेगी ना, या अतिरिक्त बल की आवश्यकता रहेगी। तो वहाँ क्या है, जो थाने की पुलिस है, थाने की पुलिस है, थानों की जो पुलिस है वो क्या कम पड़ जाएगी एक तरह से, संख्या कम है उनकी, मान लीजिए। तो आपको क्या है, और चाहिए, और आपकी डिमांड है कि भाई आपको तो ज़्यादा जवान चाहिए ना किसी एरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ से पूरी कंपनी की कंपनी भेजी जाएगी या फिर पूरा प्लाटून भेजा जाएगा, क्लियर है। तो जैसे अपन ये देखते हैं, मान लो ये पूरी आपकी बटालियन है, ये एक महाराणा प्रताप बटालियन है, और ये इसका प्रतापगढ़ मुख्यालय है, और यहाँ से मान लो जरूरत पड़ गई उदयपुर में, कि भाई उदयपुर में जरूरत पड़ गई। उदयपुर बड़ा जिला है ना, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहाँ जरूरत है, तो क्या है, यहाँ से कंपनी को भेजा जाएगा, उनकी जो कंपनी है ना उसको भेजा जाएगा ऐसे। अब कंपनी मान लो यहाँ आ जाती है, या उदयपुर में इनको एक कैंपस दिया जाएगा, चाहे वो जो उदयपुर जो पुलिस लाइन है वहाँ पे भी रखा जा सकता है इनको, या कोई अलग कैंपस दिया जा सकता है ना, कहीं पे भी इनको। मान लो ये कंपनी यहाँ आके रहने लग गई, राइट। अब उदयपुर में किसी क्षेत्र में, ये उदयपुर का एरिया है, और यहाँ पर इस जगह पे कोई लॉ एंड ऑर्डर को गंभीर चुनौती है ना, लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति है, मतलब कोई सिचुएशन बिगड़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लोग यहाँ आ गए, यहाँ से अब इनको भेजा जाएगा। अब मान लो यहाँ पर जरूरत है 30 लोगों की, कितनी, 25 लोगों की जरूरत है, मान लो 25 की डिमांड है, 25 आदमियों की यहाँ पर डिमांड है। बाकी तो मान लो यहाँ पर जो लोकल थाना है वो भी संभाल रहा है, जो निकटवर्ती थाना है वो भी संभाल रहा है ना, उसकी भी ड्यूटी रहती है, और उसके अलावा भी कुछ जवान और आवश्यकता है। तो मान लो 25 जवानों की डिमांड है। अब मान लो प्रतापगढ़ से यहाँ पर 2 कंपनी आई है, कितनी आई है, 2 कंपनी आई हुई है। तो एक कंपनी, अब जरूरत यहाँ पे कितने, 25 आदमी। अब देखो 2 कंपनी है, मतलब 2 कंपनी तो 125 लगभग 200 प्लस नौकरी है, संख्या है यहाँ पे ना। अपन को यहाँ पे 25 ही चाहिए, तो एक कंपनी में से कोई भी एक प्लाटून यहाँ से यहाँ भेज देंगे। अब देखिए, अब इस प्लाटून का हेड कौन है, प्लाटून कमांडर, पीसी। अब मान लो आप हो, आपका ऐसे में सिलेक्शन होता है और यही सिचुएशन आप पर लागू हो रही है।
आप प्रतापगढ़ बटालियन में हो, वहाँ से आप उदयपुर आ गए हो, उदयपुर आपका होल्ड है, और वहाँ से अब आपको जरूरत है यहाँ पर इस जगह पे जाने के लिए, ये एक्स नाम की कोई भी जगह है, यहाँ पे जरूरत है, और 25 लोगों की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, एक प्लाटून में अगर 30 से 35 लोग हैं तो एक प्लाटून यहाँ पे आ जाएगी, तो एक प्लाटून को यहाँ भेजा जाएगा। अब आप उस प्लाटून के हेड हो, आप पीसी हो, तो अब आप उस प्लाटून को लेकर यहाँ पे आते हो। क्लियर है? यहाँ आप आगे इस जगह पे, तो इस जगह पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ का जो लोकल थाना है, लोकल थाना है, तो उस थाने का जो प्रभारी अधिकारी रहेगा ना, एसएचओ जिसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या तो वो एसआई रैंक का होगा या फिर वो सीआई रैंक का होगा। देखो बड़ा जनरली बड़ा थाना अगर, तो बस जो उसका थाने का जो इंचार्ज है वो सीआई रहेगा, और अगर बड़े से इतना बड़ा नहीं है, छोटा थाना है और क्राइम रिकॉर्ड वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे एसआई को भी थानाधिकारी लगाया जाता है, जो थाना अध्यक्ष या एसएचओ लगाया जाता है। तो अब मान लो अगर ये बड़ा थाना है तो सीआई रहेगा, छोटा थाना तो एसआई रहेंगे। आप जब भी आएंगे तो आप पहले तो यहाँ के जो थाना अधिकारी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है और किन किन जगहों पर सिपाही को तैनात करने की आवश्यकता है, और आप पूरा मौका मुआयना करेंगे। वो आपको डिटेल में स्थिति बता देंगे कि भाई देखिए इस तरह से है, ये है, और या पॉइंट ऐसे है जहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है ना, बाकी जगहों पर तो शांति है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास कितने सिपाही है, क्योंकि आप एक पूरी प्लाटून लेके आए हो, है ना, तो आपके पास लगभग कितने सिपाही है आपके पास, आप पीसी हो, आप इनको लेके आए। अब मान लो ये जगह है, ये जगह है, यहाँ पर आपको तैनात करनी है, आपने डिस्कस कर लिया, आपको लग गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट जगह है, एक तो ये कोना इंपॉर्टेंट है, एक ये कोना इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला भाग इंपॉर्टेंट है। इन 3 जगहों पे मुझे सिपाही लगाने हैं, ठीक? या मान लो यहाँ भी एक सिपाही लगाना है, तो मान लो आपको इतना क्लियर हो गया कि आपको एक-एक सिपाही इन चारों जगहों पे लगाना है। मतलब आपके पास कितने पॉइंट आ गए, यहाँ पे आपको सिपाही को लगाना है, 4 पॉइंट आ गए। तो मतलब आपने एबीसीडी ये 4 जवानों को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और इनको कह दिया 6-6 घंटे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, 6 आवर की आपकी यहाँ ड्यूटी रहेगी। मतलब अगर ये जैसे कि मान लो सुबह 8 बजे लगते हैं, तो 8 से 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक आपको यहाँ रहना है। क्लियर? 2 बजे के बाद क्या होगा, ये एबीसीडी चले जाएँगे और दूसरे 4 जवान आएँगे, ठीक है? ई, एफ, जी और एच, ये दूसरे 4 जवान आ गए, ये चले गए, और 2 बजे से लेकर 8 बजे तक वापस, ये जो 6 आवर है इसमें दूसरे जवान आ गए, राइट? फिर जब रात की 8 बजेगी, सुबह 8 बजे मान लो शुरू किया था, 6 घंटे ड्यूटी दी, वो लोग चले गए, फिर दूसरा है। अब वापस रात की जब 8 बजी है, तो अब ये जो है, ये 4 जवान चले जाएँगे, उसकी जगह फिर दूसरे आएँगे जो रात की 8 बजे शुरू होंगे, रात की 2 बजे तक रहेंगे। और फिर जो ये खेप जो 6 घंटे ड्यूटी करेगी, वो फिर चले जाएँगे, उसके बाद फिर रात की 2 बजे से सुबह 8 तक, फिर 6 घंटे के लिए दूसरे जवान आएँगे। अब देखिए, 6-6 घंटे ड्यूटी देने के बाद कितने जवान यूज़ हुए? 4 राउंड हुए टोटल, कितने राउंड हुए? 4 राउंड हुए ना, 8 से 2, 2 से 8, 8 से 2 और 2 से 8, 4 राउंड हुए। मतलब 4-4 जवान, 16 जवान जो है उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ दे दी। अब जो फर्स्ट बार जो ड्यूटी दी थी, सुबह 8 से लेकर लगभग कितने बजे? 2 बजे तक जिन्होंने ड्यूटी दी थी, वो कौन थे? एबीसीडी। ये 4 जवान थे, इन्होंने अपनी ड्यूटी दी थी। लेकिन अब वापस देखो, जब ये पूरा राउंड हो गया, 24 घंटे का पूरा राउंड हो गया अभी तक, और ये 16 जवान ही फिनिश हुए हैं। अपना जवान कितने हैं? 35 से 40 जवान। मतलब अब वापस ड्यूटी लगने वाली है, सुबह 8 से लेकर 2 बजे, अगले दिन की ड्यूटी है। लेकिन अभी नंबर इनका नहीं आना है, तो नंबर किनका आएगा? वापस दूसरे जो नए जवान बचे हुए हैं, उनका नंबर आएगा। मतलब समझ लो, ये जवान जो सुबह 6 घंटे ड्यूटी देके चले गए थे, 8 से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी देके चले गए थे, उसके बाद अभी वापस अगले 24 घंटे तक इनका नंबर नहीं आ रहा। तो ये है आरएसी के जो सिपाही है, तो ना, जो सिपाही है, उनकी ड्यूटी का पैटर्न आप देख लो। मतलब आप, ये व्यक्ति वही सुबह 8 से 2 बजे तक ड्यूटी देके गया है, तो अगले दिन सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक भी आने की आवश्यकता नहीं, उसको अगले दिन फिर हो सकता है 2 से 8 बजे फिर आना पड़े दिन में। मतलब 24 घंटे बाद आएगा वो ड्यूटी देने, और ड्यूटी कितनी करके गया? सिर्फ 6 घंटे की। समझ रहे हो? अब अगर इसकी तुलना आप थाने में जो जवान है ना, थाने में जो जवान ड्यूटी दे रहा है उसकी उससे करोगे ना, तो लगभग 13-14 घंटे कहीं नहीं गए उसके ड्यूटी के, और वो भी फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ अगर वो 6 घंटे ड्यूटी दे रहा है, तो बाकी टाइम रेस्ट कर रहा है, तो वहाँ ऐसी स्थिति है कि वो 6 घंटे भी रेस्ट नहीं कर पाता पूरी तरह से ढंग से, और बाकी ऑल टाइम ड्यूटी देता है। और सोचिए, अब आप पीसी हो यहाँ पर, इन 4 जगहों पे आपको लगानी है। उसके अलावा आप एक हेड कांस्टेबल भी होगा, जिसको कहोगे आप इनका वॉच करोगे लगातार, ठीक है? एक ये गार्ड लग गई, आप इनका वॉच भी करोगे। आपको सिर्फ निरीक्षण करना है इनका, आपको राउंड करना है, क्या भाई सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा। आप जैसे आप आए ना, तो यहाँ पर बढ़िया से आपका एक बैरक बन जाएगा ना, आपके रुकने की व्यवस्था हो जाएगी अच्छे से, आप पीसी हो तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आराम से आप यहाँ होल्ड करोगे, और आपको सिर्फ वॉच करना है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई लोड नहीं है, आपने अपने जवान अपॉइंट कर दिए है, उसके बाद आप रिलैक्स हो। आपको बस देखना है कि आप, और ऐसा होता नहीं है कि आपके जवान ड्यूटी नहीं करते, आपके जवान बहुत बढ़िया से ड्यूटी करते हैं। कारण ये है कि अगर 6 घंटे ड्यूटी देना है ना, तो इधर उधर माइंड वो नहीं करेगा, वो बढ़िया मन लगा के खड़ा रहेगा, और ना सिर्फ खड़ा रहेगा बल्कि बहुत बेस्ट ड्यूटी करेगा, क्योंकि थका हुआ नहीं है, एनर्जी से भरपूर है। समझ लो, अब एक सिपाही आप सीधा समझिए ना, एक सिपाही जो 16 घंटे ड्यूटी देता है, उसके बाद फिर आप उससे ड्यूटी ले लेते हो, कहते हो यार 4 घंटे और खड़ा हो जा भाई, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो थक चुका है। तो जो उसके वर्क शैली जो है ना, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति को सिर्फ 6 घंटे करनी है, और वो 14-15 घंटे या 24 घंटे रेस्ट कर रहा है, सोच लो वो कितने बेस्ट काम करेगा। तो ये भी एक चीज़ है, इसलिए कहीं ऐसा इशू आता नहीं। और आप पीसी हो तो आपके लिए बड़ा आराम हो जाता है, एक ऑफिस टाइप से बन जाएगा, बैरक टाइप का बन जाएगा, यहीं पर आप रेस्ट भी करोगे, और यही से आप इसको हैंडल भी करोगे, और आप एक तरह से कंट्रोल रूम में रहोगे, तो आपके ऊपर लोड इतना रहता नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? जिला पुलिस की है। किसकी है? जिला पुलिस की है। आपको नहीं देखना, आपको तो सिर्फ अपने
तैनात कर देना सिपाही। अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी थानाधिकारी की रहेगी, है ना? ट्रांसफ़र होगा तो उसका होगा, पनिशमेंट मिलेगा तो उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको तो अगर आदेश मिल गया है कि भाई लाठी चार्ज करना है, तो आप तो उसी उस आदेश को फ़ॉलो करोगे। अगर लाठी चार्ज करना है, आपको आदेश मिला तो आप ये नहीं देखोगे सामने खड़ा कौन है, आप लाठी चार्ज कर दोगे। लेकिन अगर यही थानाधिकारी जो ऐसा ही है मान लो और ये खड़ा है, तो ये देखेगा कि यार सामने आदमी कौन है ना? इसको कई चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िम्मेदारी भी इसी की तय होगी, है ना? आपकी ज़िम्मेदारी तय नहीं होने वाली है। तो एक इस जॉब का एक बहुत जो डिफरेंट चीज़ जो है, जो एपी थाने की पुलिस से है, वो ये है कि भई आपकी ड्यूटी में आपको आराम भी बहुत मिलता है, ठीक है? आपके ऊपर लोड नहीं रहता है, ठीक है? और कोई इतनी ज़िम्मेदारी तय नहीं होती है आपकी। आपको जब बुलाया गया जाओ और अपनी ड्यूटी दो और रिलैक्स रहो। इसके अलावा कोई झंझट होता नहीं। अच्छा, अपन ये कहा कि जो प्रतापगढ़ बटालियन है ना? अपन ने इस प्रतापगढ़ बटालियन से 2 टीम जो 2 कंपनियाँ वो उदयपुर भेज दी है ना? और मैंने उस उदयपुर से कहा कि एक जो प्लाटून है, वो आपके नेतृत्व में कहाँ चली गई है? एक पर्टिकुलर एक जगह है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो यहाँ आ गई है, एक प्लाटून। अब देखो बाकी लोग यहाँ बचे हुए हैं सारे। बाकी आप मान लो अगर आपको व्यवस्था पुलिस लाइन में रुकने की करी है, तो आप पुलिस लाइन में ही रुके हुए हो, ठीक है? बाकी यहाँ पे एक कंपनी पूरी बची हुई है और 2 प्लाटून बची हुई है। ये अपन ने कहा था टोटल 2 प्लाटून 2 कंपनियाँ थी, 2 कंपनी में से 1 प्लाटून आई है, जबकि 2 कंपनियाँ उस हिसाब से 6 प्लाटून होने चाहिए थे। बाकी सब यहाँ होल्ड की स्थिति में है, ठीक है? यहाँ होल्ड कर रही है। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रेडी होगी और तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज़ ये यहाँ है। अब जब ये यहाँ है, तो देखिए कम से कम यहाँ 5 प्लाटून है अभी, 2 कंपनियों के हिसाब से 5 प्लाटून है, तो 5 पीसी यहाँ मौजूद है अभी। अब यहाँ इनका कोई काम नहीं है एक तरह से देखा जाए, ये एक तरह से फ्री है बिल्कुल। इनके जो सिपाही हैं, वो सुबह जल्दी उठेंगे, हो सकता है ये यहाँ पे जो इनका रेगुलर रूटीन है रोल कॉल होगा। रोल कॉल क्या होता है दोस्तों? देखिए रोल कॉल क्या होता है, एक तरह से मान लो कि आप हाज़िरी जैसे स्कूल में हाज़िरी नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से रोल कॉल लिया जाएगा, तो अधिकारी आएगा, आप सब वहाँ मौजूद रहोगे, काउंटिंग की जाएगी कि आप पूरे हो कि नहीं हो, ठीक है? आपकी कोई समस्या है तो आप उन्हें बताएँगे, ठीक है? उनके कोई आदेश है, तो वो आपको बताएँगे, कोई निर्देश है वो बताएँगे, कोई किसी को शिकायत है, तो उस पे वो बात करेंगे कि भई ये शिकायतें आ रही है, ठीक है? ये सब चीज़ें बेसिक वहाँ रहेगी। इसके अलावा जो पीसी रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा यहाँ पर, आपके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे जो जो प्लॉटिंग यहाँ रुकी हुई है, अब मान लो जिला एसपी जो है, जिला एसपी साहब जो है, उनको लगता है कि उदयपुर जिले में जो सिटी के जो थाने हैं, उसमें कोई 2 थाने हैं, मान लो अम्बावता थाना है ना? या कोई और थाना भी ले लो जैसे कि ठीक है? कोई भी 2 थाने ले लो आप, सुखेर थाना ले लो मान लो, है ना? एसपी साहब को लगता है कि यहाँ जो है ना अक्सर वर्कलोड ज़्यादा है, क्या है? वर्कलोड ज़्यादा है ना? तो वो आदेश दे सकते हैं कि भई अम्बावता थाने में 5 जवान एक्स्ट्रा भेज दो, सुखेर थाने में 5 जवान एक्स्ट्रा भेज दो। तो ये जो आरएसी की जो प्लाटून्स हैं, जो कंपनी 2 कंपनी आई हुई है, इस कंपनी में जो प्लाटून्स है, उस प्लाटून से 10 जवान जो है वो यहाँ पे भेज दिए जाएँगे ड्यूटी के लिए, क्लियर है? बाकी लोग फिर भी फ्री है, समझ रहे हो? तो उन्हें हाँ, उनको रेडी टू स्थिति में रहना है। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई तुरंत काम आ गया हो, आप धीरे-धीरे कर रहे हो, वो नहीं है, आप फास्ट तैयारी रहोगे। और कभी-कभी मान लो अगर सिचुएशन बहुत गंभीर है ना, समझ रहे हो? अगर कभी मान लो सिचुएशन जो है आपकी जो क्या है, बहुत गंभीर अगर सिचुएशन है, तो क्या होगा कि आपको उसमें रखेंगे, इसमें आपकी सिचुएशन अगर गंभीर है ना, तो आपको जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, या गंभीर माहौल बना हुआ है, तो आपकी एक प्लाटून तो यहाँ भेजी हुई है और बाकी जो टीम है ना, वो यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर जो होता है ना जिले का, वहाँ आप रेडी स्थिति में रहोगे, एकदम रेडी रहोगे। मतलब आप जो जैसे मान लो दंगे की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, है ना? दंगा की स्थिति बनी हुई है, तो आप दंगा नियंत्रक जो यंत्र है, दंगा नियंत्रक जो यंत्र है ना, दंगा नियंत्रक उपकरण जो है ना, उनको लेकर तैयार हो गए। मतलब जैसे कि आप वहाँ तैयार होकर अलर्ट रह के अपनी वर्दी में, ढाल आपके पास रहेगा, ढाल जैकेट रहेगा, हथियार रहेगा, हेलमेट रहेगा और इस पोज़ीशन में तैयार रहोगे कि जैसे ही आवश्यकता पड़ी आप तुरंत यहाँ के लिए निकल जाओगे। तो कभी जब ऐसी सिचुएशन आएगी गहरी और गंभीर, तब आपको इस पोज़ीशन में रहना है। अदरवाइज़ आप अपने लाइन में भी रहो, तो आप रिलैक्स ज़ोन में रहोगे। हाँ, आदेश मिलते ही आपको निकलना होता है, वो आप कर लेते हो क्योंकि आपकी ट्रेनिंग आपको इतना परफेक्ट बना देती है कि समय नहीं लगता है। क्लियर? इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि अब जो ये प्लाटून जो उदयपुर आई है, ये यहाँ पर कब तक रहेगी, है ना? जैसा आपको प्लाटून को दे रखा है मुख्यालय में ना, अब ये यहाँ पर कब तक रहेगी? ये चीज़ भी तो रहेगी। तो जो गंभीर चुनौती बना हुआ था जिस एरिया में, अगर मान लो वहाँ पे शांति बहाल हो गई, वापस स्थिति कैसी हो गई? शांत हो गई। मतलब ये आपके उदयपुर है ना? यहाँ पर ये टीम आई हुई थी प्लाटून और यहाँ कोई गंभीर चुनौती थी, यहाँ पे आपने एक प्लाटून भेजी हुई थी, अब यहाँ पे मान लो क्या हो गई? शांति हो गई है, तो अब यहाँ से वापस आपकी टीम क्या है? वापस यहाँ आ जाएगी और यहाँ रिलैक्स ज़ोन में रहेगी। अगर थानों में आवश्यकता है तो श्रीमान एसपी साहब का आदेश से आपको विभिन्न थानों में भेजा सकता है, अदरवाइज़ आप यहाँ रहेंगे। और अगर 1 साल आपको यहाँ हो जाता है लगभग, क्योंकि आप कहाँ से आए हुए हो? आप प्रतापगढ़ से आए हुए हो, है ना? तो आपका 1 साल होते ही आपको यहाँ प्रतापगढ़ वापस भेजा जाएगा। और यहाँ पे जो एक टीम थी देखो, जैसे ये पुलिस आपका बटालियन मुख्यालय था ना, हेडक्वार्टर था, तो यहाँ पे ऑल टाइम 3 बटालियंस रहेगी। एक तो देखो एक रिज़र्व बटालियन यहाँ रहती है, हमेशा ही रहेगी रिज़र्व बटालियन। जैसे आपने कहा ना कि भई एक प्रतापगढ़ यहाँ रिज़र्व कंपनी रहेगी, सॉरी बटालियन नहीं कंपनी, राइट? रिज़र्व कंपनी जो है वो रहेगी एक, क्योंकि आपने कहा ये बटालियन है, तो इस बटालियन में 6-7 कंपनियाँ होगी। एक कंपनी जो है वो ऑल टाइम यहाँ रहेगी, वो रिज़र्व रहेगी।
एक जो है हेडक्वार्टर की कंपनी होती है, वो एक क्या रहेगी। एक कंपनी जो है वो एक तरह से मानो एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, ये रहेगी। अभी एसटीएफ क्या होती है अपन इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो एसटीएफ है इसमें सारे जवान और अधिकारी जो है ना वो आरएसी से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? आरएसी। मतलब जो आरएसी के सिपाही होते हैं ना उन्हीं को ट्रेन किया जाता है। लगभग 4 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद इनको एसटीएफ में ले लिया जाता है। क्लियर है? तो एसटीएफ कौन है पता लग गया, आरएसी के जवान इसमें होते हैं। और ये अच्छा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है, एक स्पेशल टास्क फोर्स ना। ये हमेशा देखो, ये हथियार बंद रहती है हमेशा। कैसे रहेगी? हमेशा हथियार बंद रहेगी। मतलब ये हथियारों से लैस रहती है, तैयार रहती है ये। गोला बारूद भी रहेंगे इनके पास, ठीक है। वज्र वाहन रहेगा, तो जो आप जिसका जरिए आप क्या है गोला बारूद चला सकते हो, वो रहेगा। पंप एक्शन गन हमेशा इनके पास रहेगी, पीएजी पंप एक्शन गन, बताता हूँ मैं क्या होता है ये। अ, इसके अलावा भी जैसे वाटर कैनन रहता है, आप देखे होंगे कि जब भीड़ को तितर-बितर करना होता है, कहीं आंदोलन चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और वो नहीं हटती है, तो पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, तो वो वाटर कैनन भी रहेगा। आंसू गैस के गोले भी रहेंगे, है ना? उनको तितर-बितर करने के लिए। तो ये एक तरह की ये एसटीपी होती है, एसटीएफ होती है, स्पेशल टास्क फोर्स होती है। ये आरएसी से ही आती है और ये इस तरह से लैस रही है। पीएसी क्या होता है? पंप एक्शन गन क्या होता है जनरली? जैसे मान लो जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने बहुत माहौल ख़राब कर रखा है, तो उन्हें अगर तितर-बितर करना है किसी जगह से और आदेश मिल जाता है कि इन्हें हटाया जाना, कैसे भी करके हटाया जाए, किसी भी तरह का प्रयोग किया जाए, तो सबसे पहले तो ये पानी की बौछारें छोड़ी जाएगी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे और पीएजी एक्शन गन होता है, इससे भी फायर किया जाता है। इससे किसी व्यक्ति को कोई गहरी चोट नहीं लगती। ये एक तरह से इसके जो गन से जो बुलेट निकलती है ना, वो छल्ले वाली होती है और वो रोड से टकराने के बाद बिखरती है और फैलती है और वो सीधे लोगों के पैरों में जाती है, तो वो भागने को वहाँ से मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो ये क्या है, एसटीएफ की पूरी टीम जो होती है ना, वो इसके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो वो भी एक तरह से क्या है, हेडक्वार्टर पे ही रहेगी। अब देखिए, अब ये जो उदयपुर जो कंपनियाँ गई हुई थी, ये कंपनी वापस कहाँ आ जाती है? प्रतापगढ़ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? प्रतापगढ़। और ये जो रिज़र्व कंपनी थी ना, इसको भेज दिया जाएगा कहाँ पर? इसको उदयपुर भेज दिया जाएगा। तो ये एक तरह क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से मान लो प्रतापगढ़ से कोई कंपनी गई हुई थी सिरोही, ठीक है? और वहाँ लगभग अगर 1 साल हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है, तो वो वहाँ से वापस आएगी, अपने मुख्यालय पे आ जाएगी, हेडक्वार्टर आ जाएगी और यहाँ जो भी कंपनी रिज़र्व में होगी ना, उसको फिर भेजा जाएगा। और ये फिर सिरोही वाली कंपनी जो है, वो रिज़र्व में हो जाएगी। मतलब एक कंपनी हमेशा रिज़र्व में रहेगी। दूसरी जगहों से वापस जो कंपनी आएगी, वो रिज़र्व में हो जाएगी और बाकी कंपनी फिर वहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से इसका क्या है? रोटेशन चलता है। और लगभग हर 1 साल में ये चीज़ होती रहती है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर कहीं भी गई हुई है, तो वो 1 साल के अंदर वापस अपने मुख्यालय आएगी और वो रिज़र्व में रहेगी। तो अपन ये देखते हैं कि अब जब ये रिज़र्व में रहती है, तो ये क्या काम करती है यहाँ पर? अब जैसे मान लो आप उदयपुर गए हुए थे, आपकी पूरी कंपनी उदयपुर गई थी, वहाँ से अब आप लोग क्या है, वापस आ गए हो। तो आप अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर आ गए हो, है ना? आपका जो प्रतापगढ़ हेडक्वार्टर है, वहाँ आप आ गए हो। तो अब मैंने बताया कि आपकी जगह पे दूसरी टीम चली जाएगी। आप अपने हेडक्वार्टर आ गए हो, है ना? हेडक्वार्टर आ गए हो। अब आपका यहाँ पे क्या काम रहेगा? देखिए, आप एक तरह से रिज़र्व में हो। तो जो डेली रूटीन है वही होगा। इसके अलावा क्या, जब आते हो ना, 4 सप्ताह, 4 वीक लगभग, मतलब 1 मंथ मान लो आप, 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग भी होती है। मतलब आपके जो सिपाही है ना, जवान, उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में क्या होगा, सुबह आप जल्दी उठेंगे, ग्राउंड में जाएँगे, राइट? आपकी वहाँ पीटी होगी, आपको परेड कराई जाएगी, राइट? उसके बाद देखिए आपको और भी जो एक फटीग रहता है, श्रमदान, ये कराया जाता है। ये पुलिस का एक तरह का प्रोफाइल का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है, ये होता है, ये कराया जाता है। और दिन में आप रेस्ट करेंगे बिल्कुल, आपका कोई काम नहीं है चूँकि आप रिज़र्व में हो और शाम काल में आपका रोल कॉल होगा फिर, है ना? रोल कॉल होगा और अगर कोई छोटी-मोटी ड्यूटियाँ हैं तो वो करोगे। अगर कोई मान लो कहीं वहाँ से भी किसी थाने में आपको आदेश के साथ भेजा है, 8-10 जवान को भेजा तो वो जाएँगे, बाकी सब क्या है, रेस्ट ज़ोन में रहेंगे। इसी बीच में आप तो सब इंस्पेक्टर, क्योंकि आप तो सब इंस्पेक्टर हो तो आप क्या ओपीसी हो। देखो ये सब परेड और पीटी और ये आप पर लागू नहीं है। आप ग्राउंड में जाएँगे और क्या करेंगे, आप केवल नज़र रखेंगे, क्या भई हमारी कंपनी जो है कैसे काम कर रही है। उसके बाद परेड होने के बाद आप ये जो अपने जवान जो है ना, उनकी कुछ क्लासेस भी लेंगे। आप पीसी हो तो आप इनकी कुछ क्लासेस भी लेंगे, आप इनको कानून के बारे में नॉलेज भी कर बताएँगे, भई ये धारा ये है, इस तरह से है ना? एक अभी जैसे बीएनएस है, पहले आईपीसी है, बीएनएस है ना? भारतीय न्याय संहिता, है ना? तो अब उसके बारे में आप इनको बताएँगे। तो इस तरह से आपका ये रूटीन रहता है, बाकी टोटली आराम ही है, ऐसा कोई आप पर दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई ड्यूटी नहीं है आपकी, फ्री एंड रहो आप इस तरह से। और सोचिए अगर पूरी कंपनी है तो लगभग एक कंपनी भी अगर है तो 3 प्लाटून हो गए, 3 पीसी हो गए, है ना? तो आप फ्री हो एक तरह से। अब आप अगर मान लो आप पढ़ना चाहते हो आगे के लिए तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, आप अपने परिवार को टाइम दे सकते हो, है ना? आप खुद के लिए समय निकाल सकते हो, है ना? ये बेनिफिट्स है देखिए, आप 1 साल में आप वापस अपने रिज़र्व में आते हो, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपकी हथियार प्रैक्टिस भी होती है अच्छी से, आपको हथियार चलाना, हथियार खोलना, जोड़ना ये सब वापस सिखाया जाएगा। ये भी आपका अच्छा नॉलेज हो जाता है इसमें, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो आपको पर्याप्त समय मिल जाता है और आप पीसी हो तो आपके लिए तो बहुत ये ड्यूटियाँ भी करते हैं तो देखो ये सिपाही कर रहे होते हैं, आपको खाली अपना कंट्रोल रखते हो इन पे, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है? अब इसके अलावा हम बात करें कि देखो ये तो हो ही गया आपने अपना देख लिया कि अगर आप रिज़र्व में हो तो किस तरह से काम रहेगा, अगर आप कहीं ड्यूटी पे गए तो किस तरह से रहेगा, ठीक है? कभी लॉ एंड ऑर्डर में गए हो तो किस तरह से काम रहेगा। इसके अलावा आप पीसी हो तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? आपको ये भी देखना है कि आपके जो जवान हैं, उनकी कोई समस्याएँ तो नहीं है, जवानों की समस्याओं पर भी आप ध्यान दें, चूँकि आप पीसी हो, आप प्लाटून के कमांडर हो, आप नेतृत्व कर रहे हो,
तो आपको ये देखना उनकी कोई समस्या तो नहीं है, अगर कोई समस्या है तो आप हायर अथॉरिटी को भी बताएँगे, तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? ये चीज़ें आपको दूसरा है, आप उनको समय-समय पर जो है उनको अनुशासन में रखना आपका काम है। ऐसा नहीं हो कि वो अनुशासनहीन हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस महकमा जो है अनुशासन का महकमा कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अपने सिपाहियों को अनुशासन में रखना है। ऐसा नहीं हो कि ड्यूटी का टाइम है वो कोई गायब हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में जब जाएँगे, तो वहाँ भी आपके रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, खाने की व्यवस्था हो जाती है। इवन तक अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए रुकना है तो आपका पूरा मेस आपके साथ चलता है ना? तो भोजन वगैरह आपके वही बनता है, तो वो भी एक समस्या नहीं रहती है ना? अब देखिए आपने ये चीज़ तो देख ली, अपन बात करते हैं कि जैसे आप पीसी हो, तो अब देखो आपने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करी है ना? उसके अलावा आप रिजर्व में रहे, तो भी आपने देख लिया क्या स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर में भी ऐसा कोई विशेष है नहीं। इसके अलावा जैसे सीएम हाउस होता है, वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है रूट लाइनिंग में। सीएम हाउस के अंदर भी अलग ड्यूटी लगती है, बाहर अलग ड्यूटी लगती है ना? तो अलग-अलग कंपनी भेजी जा सकती है, प्लाटून भेजी जा सकती है, तो वहाँ भी इसी तरह से ड्यूटी देनी होती है, ठीक है? इसके अलावा देखिए, आपको मैंने कहा कि इंडिया रिज़र्व बटालियन भी होती है ना? जैसे इसमें ये महाराणा प्रताप बटालियन जो है ना, ये भी इंडिया रिज़र्व बटालियन ही है। इसके अलावा हाड़ी रानी बटालियन जो है, देखो ये इसमें जो है ना महिला सिपाही होती है टोटली। तो जहाँ कोई ऐसे दंगे आंदोलन चल रहे हो, वहाँ जहाँ महिलाओं का अगर ऐसी ज़्यादा आने की संभावना है, तो वहाँ ये बटालियन काम करती है। हालाँकि बाकी जगहों पे भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशल इसमें महिलाएँ ज़्यादा तैनात होती है। अभी 3 बटालियन जो नई बनाने की राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा हुई है, कि अब नई 3 बटालियन महिला बटालियन और बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो वो भी प्रस्तावित है और बन बन जाएगी बहुत ही जल्द, ठीक है? इसके अलावा अपन अगर देखते हैं, तो ये हो गया इनका सारा लगभग-लगभग अपन ने बहुत कुछ देख लिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनके सैलरी की क्या स्थिति है, सैलरी की, है ना? देखिए, जो थाने में जो एपी को जो सैलरी मिलती है ना, 4200 ग्रेड पे है और L11 वही सेम रहता है इनका भी, कोई विशेष फ़र्क नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इनको एक्स्ट्रा भत्ता ज़रूर मिलता है। जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ है, कहाँ है? प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ आपकी बटालियन है। आप अपनी कंपनी लेकर जयपुर चले गए हो, है ना? या अपनी प्लाटून लेके जयपुर गए, तो आप चूँकि पीसी हो ना, तो आपके लिए भत्ता बनेगा, एक दिन का ₹600 तो ये तो आपके बनेगा, टीए बनेगा और इसके अलावा आपके रुकने की व्यवस्था होटल के अकॉर्डिंग होगी, तो वो ₹2000 उसके मिलेंगे आपको। मतलब आपके होटल के जो रुकने की व्यवस्था है उसका ₹2000 तो आपको वो मिलेगा और ₹600 आपका टीए हो जाएगा। इस तरह से टोटल एक दिन का भत्ता आपका ₹2600 बनेगा और आपकी जो सैलरी है वो अलग है ही, जो मंथली आपको मिलनी है 60-70 हज़ार वो मिलनी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर आप 20 दिन 25 दिन भी यहाँ रहते हो, 20 दिन भी रह लेते हो, तो अच्छी सैलरी बन जाती है आपके लिए टोटल अलाउंस जुड़ने के बाद, राइट? तो एक बहुत अच्छा है कि अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, अगर जयपुर तो ये राजधानी है, राजधानी है इसलिए ₹600 मिल रहा है। अगर राजधानी नहीं होता, जैसे मान लो आप उदयपुर आए हो, है ना? तो उदयपुर आए तो वहाँ आपकी सैलरी जो है ₹400 रहेगी टीए जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो और ₹2000 आपके रहने का वही सेम रहेगा, तो ₹2400 बनेगा टोटल, इस तरह से। तो ये भी एक अच्छा आपको मिल जाता है जो आरएसी की ड्यूटी में रहते हैं वो और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि वर्कलोड नहीं होता है। आपको जहाँ बुलाया है वहाँ जाना है और अपने जवानों को तैनात करना है और उनको कंट्रोल में रखना है, अनुशासन में रखना है। तो ड्यूटी अपनी बात है बढ़िया से करें और इतना हार्ड फास्ट भी नहीं होता है क्योंकि आपकी टुकड़ी में कम से कम 30-40 जवान होते हैं और अगर मान लो 10 लोगों की ज़रूरत है तो आप आराम से उनसे ड्यूटी ले सकते हो, तो इतना लोड होता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर देखिए प्रमोशन की बात करें ना, तो प्रमोशन थोड़ा फास्ट ही है यहाँ पर अपने ईपी की तुलना में। पहले तो लगभग 6-7 साल का था सिस्टम, अभी ये मुझे लग रहा है 3 ईयर का ही हो गया है ना? अगर आप पीसी हो, पीसी से आपको सीसी बनने में मतलब 3 स्टार बनने में अभी 3 साल का नोटिफ़िकेशन निकला हुआ है। जैसे अभी मान लो 22-23 की वैकेंसी निकली है इसमें पदोन्नति के लिए, तो आप जो है 22-23 की वैकेंसी निकली हुई है, आप जो है अगर आप ये जो वैकेंसी निकली है इसमें, अगर आपका टाइम 3 साल आप अपनी सर्विस को दे चुके हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और आप पीसी से सीसी के लिए जो है पदोन्नति की परीक्षा में बैठ सकते हो। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पीसी हो, पीसी से आप सीसी बन जाते हो, फिर आपका एक प्रमोशन और हो जाता है। आप डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी जब बनते हो, तो आपके लिए जो है ना, मैंने बताया था कि वो आप आरपीएस बन जाओगे फिर और आरपीएस लगने के बाद आप राजस्थान पुलिस में किसी भी ड्यूटी पर तैनात हो सकते हो। सिर्फ़ आरएसी में ही आप नहीं रहोगे फिर, है ना? सिर्फ़ आरएसी में ही नहीं रहोगे, आप सिविल पुलिस में जो है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। जैसे आप विभिन्न थानों के जो सीओ होते हैं, जो डिप्टी एसपी होते हैं ना, उस पद पर आप जा सकते हो। तो आप फिर आरएसी से इधर जाना भी शुरू कर देंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। क्लियर है? तो ये मोटा-मोटी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि भई आरएसी का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, क्लियर है? उसकी सैलरी की स्थिति क्या है, प्रमोशन की स्थिति क्या है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इंडिया रिज़र्व है, इंडिया रिज़र्व बटालियन जो है ना? उसमें जैसे 8वीं बटालियन, 11वीं बटालियन, 12वीं बटालियन ये सब कहाँ है? ये भी दिल्ली में पोस्टेड है। तो दिल्ली में स्पेशली जैसे राजस्थान हाउस है उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, है ना? अ, उसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ सुरक्षा में तैनाती भी है इनकी, क्लियर है? कोई वीवीआईपी है, तो वहाँ इनकी तैनाती है। कोई विशेष सार्वजनिक इमारत है जो महत्वपूर्ण है और जिसकी सुरक्षा ज़रूरी है, तो वहाँ भी इनकी तैनाती है। तो इस तरह से जो इंडिया रिज़र्व बटालियन है उसमें ये कुछ बटालियन जो है वो भी दिल्ली में अपनी सेवाएँ दे रही है। अगर आप आरएसी में सेलेक्ट होते हो एजीपीसी तो दिल्ली में भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप इन बटालियंस में जाते हो जैसे दिल्ली में भी मेरे साथी भी लगे हुए हैं तो वो जो पीसी है वो संभालते हैं प्लाटून्स को अपनी वहाँ पर भी। अच्छा इसके अलावा अगर देखें
हाँ, उसके अलावा अगर अपन देखें कि महिला बटालियंस भी अलग से है इसमें। अब कुल मिला के अपन ये देखते हैं, ये तो चलो अपन देख लिया, अभी देखते हैं कि आपको कहाँ इसके प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है अगर आप इसमें चले जाते हो। अगर आप इसमें चले जाते हो तो आपको प्लस पॉइंट क्या-क्या देखो, आपको एक तो पर्याप्त समय मिल जाता है ना? पर्याप्त समय मिल जाता है, तो आप अगर मान लो आईएएस की तैयारी करनी है आपको, आरएएस की तैयारी करनी है या और कुछ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपना समय दे पाते हो। दूसरा, आप अपने परिवार को समय दे पाते हो अच्छे से, है ना? तो ये 2 एक बेनिफिट इसमें हो जाते हैं। इसके अलावा देखो, इसका जो क्या है सिस्टम, जो कार्यशैली है ना, कार्यशैली वो थोड़ी निश्चित है। मतलब अनावश्यक नहीं है, मतलब आप पैटर्न में है, मतलब आप ड्यूटी भी करोगे तो टाइम टू टाइम करोगे, है ना? तो आप अपने फिजिकल पे ध्यान दे सकते हो, मतलब आपकी जो सेहत है ना, आप वर्कआउट वगैरह टाइम टू टाइम कर सकते हो। इसके अलावा आप देखो, मैंने बताया कि 1 साल में आप अपने बटालियन के पास जाते हो, आप रिज़र्व में जाते हो, तो आपको ट्रेनिंग भी कराई जाती है वापस, है ना? तो वो भी एक अच्छी पॉइंट है कि आपकी फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। आप देखा होगा थाने में जो पुलिस होती है ना, एपी पुलिस, उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ जाती है, कईयों का मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा ही नहीं, आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ समय बाद तो उनको बीपी, शुगर ये सब समस्या होने लग गई है। तो पीछे कारण यही है कि उनका जो वर्क प्रोफाइल है कार्य का, वो अनिश्चित है, वो फिक्स नहीं है, वो रात को भी उठ के जा रहे हैं, दिन को भी जा रहे हैं। और जैसे रात को मान लो आप एपी में हो, सब इंस्पेक्टर, रात को कॉल आ गया 2 बजे, तो आप ये नहीं कहोगे अरे यार 2 बजे मैं कैसे आऊँ? या आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो अभी 12 बजे ही आया हूँ, नहीं, कुछ हुआ है तो आपको जाना है, उठोगे, वर्दी पहनोगे, निकल जाओगे, आप सवाल जवाब नहीं करोगे वहाँ। ये होता है उसका वर्क प्रोफाइल। लेकिन इसमें ये सिचुएशंस नहीं है, आपको टाइम ज़्यादा मिलता है रेस्ट करने को, ड्यूटियाँ कम रहती है आप लोगों की, ये सच्चाई है इस ड्यूटी की। मतलब आप ये मान लो टीचर की तरह ही है ये भी एक। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप बेदाग रहते हैं, है ना? इस ड्यूटी में अगर आप हो ना, तो आप पे किसी तरह का लांछन नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं आपको। थाने की पुलिस में आप ऐसा बहुत कुछ सारे कार्य ऐसे होते हैं, जब आप करते हो तो कईयों को नुकसान होता है आपके काम से। जो इल्लीगल एक्टिविटी होती है ना, अगर आप किसी को पकड़ लोगे, तो उसका भारी नुकसान कर दिया, तो वो आगे से क्या है, आपको नज़रों में रखता है। तो ये चीज़ भी है। कई बार आप जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तो कोई पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनकी तरफ से भी दबाव आता है। अब आप मान लो उनकी बात, तब तो ठीक है, अब नहीं मानोगे तो फिर सोच लो आपके वाले वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो नेता आपका जो है वहाँ रहना मुश्किल है। तो ये थानों की पुलिस में ये समस्या हमेशा रहती है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, देखो थाने की पुलिस में अगर आप रह रहे हो तो पॉलिटिशियंस के साथ जो है, आपके क्या अच्छा बॉन्ड भी बन जाते हैं, है ना? तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आरएसी में हो तो आपके यहाँ पे पॉलिटिशियंस के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनना है, तो कोई इनसे कोई संपर्क रहना ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत बेनिफिट्स हैं आपको, फिजिकली फिट रहेंगे, पर्याप्त समय मिलेगा, बेदाग रहेंगे, आरामदायक छुट्टी, अच्छा छुट्टी भी आपको खूब मिल जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना इतना लोड नहीं है, तो छुट्टी मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर थानों की पुलिस में हो तो छुट्टी मिलनी मुश्किल है आपको, है ना? बहुत 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 बड़ी कंडीशन हो जाएगी, तब भी ऐसा होता है कि नहीं, जैसे आपने 3 दिन की छुट्टी मांगी तो आपको 1 दिन या 2 दिन ही देंगे, ये रहता है, और आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो कि चलो ठीक है। आपको भी पता होता है कि आगे सिचुएशन क्या है, और कई बार तो अगर आप थानाधिकारी लगे हो तो आपको लगेगा यार मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि आपको पता है आप जाओगे और पीछे पता नहीं क्या हो गया, समझ रहे हो? तो चूँकि आप अपने आप को उसके लिए समझते हो कि नहीं यार मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे इसको निभाना है, तो आप वहाँ से भागोगे नहीं, आप जाओगे नहीं, आप वहाँ बने रहोगे, ये चीज़ है। और आरएसी के लिए क्या है कि ऐसी लायबिलिटी नहीं आती है, ऐसा दायित्व बनता ही नहीं है कुछ, इसलिए उनके लिए ईज़ी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो अब कुल मिला के अपने सारी बातें कर ली कि इसका गठन कैसे हुआ, है ना? कारण क्या था? इसकी वर्दी पैटर्न क्या है? इसकी कार्यशैली क्या है? राइट? और फिर छुट्टी की क्या स्थिति है? ठीक है, इसमें प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव तो ये बताया कि आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो पब्लिक के साथ कोई बॉन्ड नहीं बन पाता, पॉलिटिशियंस के साथ कोई बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है? आपके पास पावर नहीं होती है, क्लियर है? और बस ये बेसिक चीज़ें हैं, हालाँकि ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, ये कोई इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है? आप अपनी बढ़िया लाइफ़ जीते हो, अच्छे से काम करते हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने बता दिया कुछ बटालियंस है जो दिल्ली में भी अपनी सर्विस दे रही है, मतलब इंडिया और पूरे इंडिया में आपको जो है, जैसे मान लो चुनाव है, हाँ, तो आपको आसाम में भेजा जा सकता है, वेस्ट बंगाल में भेजा जा सकता है, तो वहाँ जाओगे, अब आप पूरी कंपनी के साथ जाओगे, ठीक है? तो आपके लिए देखिए जाओगे तो आपके लिए सुविधा अच्छी होगी, बाकायदा ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ जाओगे तो वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी, ताकि आपको उन जगहों पे भेजा जा सके, वहाँ रहने खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था होगी। तो हर तरह से एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया ही रहता है। जनरली ये कि थानों की पुलिस में ये सुविधा जो है, होती तो है, पर वो उसका ना तो भोग कर पाता है, ना कुछ कर पाता है, क्योंकि वो टाइम का इतना हेक्टिक रहता है। ठीक है दोस्तों? तो ये था टोटल आरएसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, भई किस तरह से काम करती है, क्यों गठन हुआ, कैसे आई, क्या वर्क प्रोफाइल है, आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको क्या लॉस हो सकता है, और आपको चॉइस में इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये आपका फैसला, मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो मैं अपनी बात को यही विराम दूँगा, और नेक्स्ट टाइम में अब हम बहुत ही जल्द हिंदी के लिए क्लास शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, इस पे विचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर डिजिटल बोर्ड के ज़रिए मैं आपको पढ़ाऊँ तो और बढ़िया रहेगा। ये जो अभी जो मैं पैटर्न अपना रहा हूँ पढ़ाने का, या आपको वीडियो के ज़रिए बताने का, मैं चाह रहा हूँ कि इससे बेहतर कर पाऊँ कुछ। तो इसीलिए मैं समय लग रहा है थोड़ा। अगर नहीं हो पाएगा समय पे, तो फिर हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों का पॉजिटिव रुख मुझे ज़रूर चाहिएगा। अगर आप लोग मुझे पॉजिटिव रुख देंगे, तभी मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा आपको पढ़ाने में और इस तरह की वीडियो डालने में। और मुझे विश्वास है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, तो डेफिनिटली आपसे पूछा जाएगा यार आरएसी में और एपी पुलिस में क्या फ़र्क है? आप सीधा बता सकते हो। ये एक असिस्टेंट फ़ोर्स है। आप सीधा कह दोगे 1950 एक्ट के तहत इसका गठन क्यों हुआ था? आप सीधा बता सकते हो उनके वर्दी में क्या चेंजेज़ है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपका इंप्रेशन पॉजिटिव कर देती है। देखिए इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन ही 20-50 नंबर का है, जो आपके सारे नंबर ध्वस्त कर देगा अगर आपने जवाब नहीं दिया तो। राइट? आप उसको ये भी कह सकते हो श्रीमान मुझे नॉलेज में नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, या मेरे ध्यान में नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप जवाब देते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो निखार देता है वो इंटरव्यू बोर्ड में। अगर आप मान लो 10 मिनट भी आपका इंटरव्यू चला है ना, लेकिन आपने जवाब दे दिया है आगे से, चूँकि ये इस आप जिस सर्विस में जा रहे हो उसी का पार्ट है ना?
और आप आरएसी में जा रहे हो तब भी आप पुलिस अधिकारी हो, तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई एपी के पुलिस और आरएसी की पुलिस में क्या फ़र्क है? क्या आरएसी के पुलिस अधिकारी, क्या आरएसी के अधिकारी पुलिस अधिकारी कहे जाएँगे? अब आप कह दो आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, आपको पता ही नहीं है, तो देखिए ये चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपके इंटरव्यू। तो आपको फिर वही 50 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो मुश्किल से आपको 20, 21, 18, 19 ये मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर 30 और 30 प्लस लाने हैं आपको मार्क्स, तो देखिए कुछ आंसर्स देने होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। आरएसी के बारे में अगर आप जवाब नहीं देंगे ना, तो वो समझ लेगा कि यार ये व्यक्ति इसी डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है और इसी के बारे में इसको जानकारी नहीं है ना? तो ये चीज़ तो बहुत आपकी पर्सनैलिटी को नीचे कर देगी। इसलिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी। हम हिंदी की क्लास बहुत जल्द शुरू करेंगे। आपको किसी कोचिंग को जॉइन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप विश्वास कर सकते हो मेरा। मैं जब आपको हिंदी की क्लासेस शुरू करूँगा, आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जो बुक्स मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो और जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं लिखवाऊँगा, आप उस नोट्स को तैयार अपनी तैयारी करिएगा। और एक जो सबसे मेन चीज़ रहेगी, वो रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस हिंदी के लिए, मॉडल पेपर, है ना? मॉडल पेपर ये करना होगा। अगर ये सब कर दिया तो आप आपका टारगेट 180, 190, 200 में से हिंदी में आप अचीव कर सकते हो। अगर आप यहाँ ये इतना कर देते हो तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगर फिज़िकल की बात होगी, इंटरव्यू की बात होगी तो हम लोग बाकायदा उसको भी डिस्कस करेंगे आगे इन फ्यूचर। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को बेस्ट विशेज़। तैयारी जारी रखिए।